गर्मियों का मौसम था, तपती जुलाई, धबस से भरपूर भरी दोपहरें। तमाम स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां गर्मियों की छुट्टियों के बासित बंद थी। शाइना, जो कि अपनी पढ़ाई के लिए शहर के हॉस्टल में ही रिहाइश पजीर थी, वह हर वीकेंड पर गांव आती और वीकेंड भरपूर तरीके से गुजार कर वापस चली जाती। अब गर्मियों की छुट्टियों की वजह से उसे मौका मिला था अपनों के पास रहने का। एक महीना था उसके पास और वो इस एक महीने का हर लम्हा अपनों के साथ गुजारना चाहती थी। इसके बाद उसे वापस चले जाना था, बाकी की छुट्टियों में अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनानी थी। जिस दिन से वो आई थी, मीर अब्दुल रहमान की हवेली में रौनक सी आ गई थी। तितली की मांद वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती रहती। जब से आई थी एक पल सुकून से ना बैठी, कभी अपने पोर्शन में तो कभी ताया जी के पोर्शन में जाकर ताई जी से गप्पे लड़ाती। ताहिर भी एंगेजमेंट के बाद मुल्क से बाहर जा चुका था हायर स्टडी के लिए, इसलिए वो बला झिझक आजादाना उनके पोर्शन में भी चली जाती थी। गर्मी के इस हबस सर्द दोपहर में अचानक कहीं से बादल अमड़ आए, जिन्होंने पूरे आसमान को अपनी लपेट में लेकर सूरज को छुपने पर मजबूर कर दिया। मौसम ने एकदम करवट बदली, हल्की हल्की हवा भी चलने लगी। शांजे को अचानक ही शौक चढ़ गया अपने खेतों में जाने का, और जब वो एक बात कह दे तो फिर अपने ही मनवा कर रहती थी। पिछले 1 घंटे से वो माँ जी और भाभी का सर खा रही थी कि उसके साथ चलें खेतों में, क्योंकि इनके खेत गांव से काफी हट कर थे, इसलिए उसे अकेले जाने की इजाजत ना थी। माँ जी जोड़ों के दर्द के बासित पैदल नहीं इतनी दूर नहीं जा सकती थी, और घर में कोई मर्द मौजूद ना था जो इन्हें खेतों तक छोड़ आता। दूसरा ये कि शांजे की जिद थी कि उसे पैदल ही जाना है, लिहाजा उसने भाभी को राजी किया साथ चलने को। भाभी कुछ पेश पेश के बाद बलाखिर उसकी खुशी के लिए मान ही गई, और अब वो भाभी और भाभी के दोनों छोटे बेटे जो 3 और 5 साल के थे, वो चारों सड़क के किनारे चलते जा रहे थे। खुशगवार मौसम में उसका मूड भी बेहद खुशगवार हो चुका था। भाभी से बातें करते करते दोनों छोटे बच्चों के साथ शरारतें करने लगती। भाभी ने उसके चेहरे पर खुलते रंगों को देखकर दिल ही दिल में नजर बस से बचने रहने की दुआ की थी। वो बेशक उसकी नंद थी, लेकिन इनके दरमियान कभी भी नंद भावज वाला रिश्ता ना रहा था। शांजे उनसे यूं हंसी मजाक करती जैसे उसकी सहेली हो। इन्हें अकलौती नंद मिली थी जिसमें अकड़ और गरूर का नाम और निशान तक ना था, जो मिजाज की बेहद अच्छी थी, और वो खुदा का शुक्र अदा करती। आधा घंटा पैदल सफर करते हुए आखिर वो लोग अपने खेतों में पहुंच ही गए। शांजा तो जाते ही शतूत की दरख्त पर चढ़ गई। उसे शतूत बहुत पसंद थे, खासतौर पर दरख्त के ऊपर चढ़कर शतूत तोड़कर खाना उसका मनपसंद मशगला था। अभी भी वो ब्लू घुटनों तक आती कमीज के साथ सफेद ट्राउजर में हम रंग दुपट्टा ओढ़े बिल्कुल बच्ची लग रही थी। यूनी में वो संजीदगी का लबादा ओढ़े रखती, लेकिन यहाँ गांव आकर घर वालों के लाड प्यार की वजह से बच्चों की सी लावाबाली हरकतें करती। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो यूनी की संजीदा और मिचोर स्टूडेंट है। यूं ही खेतों में शरारतें करते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते इन्हें 3 घंटे गुजर गए। हवा के साथ बादल उड़कर किसी और जगह का रुख कर चुके थे, और सूरज ने भी दोबारा अपना दीदार करवा दिया था। असर के बाद का वक्त था। वो सब अपने अब जामन के दरख्त के साय में बैठे थे। भाभी दोबारा दोबारा वापसी का कह चुकी थी, लेकिन शाहजे अभी वापस नहीं जाना चाह रही थी। वहीं कभी भाभी के साथ तो कभी बच्चों के साथ सेल्फियां लेती, हंसती खिलखिलाती बहुत मासूम लग रही थी वो। तभी 3 साला उसामा को प्यास महसूस होने लगी। छोटे भाई की तरफ देखकर तलहा भी पानी पीने की जिद करने लगा, और वो भाभी परेशान हो गई। आते वक्त मौसम ठंडा था और कुछ शांजे ने जल्दी मचाई थी, तो पानी की बोतल लेना याद ही ना रहा। घर भी बहुत दूर था और कड़ी धूप थी, ऐसे में बच्चे बगैर पानी पिए इतना सफर कैसे करते। तभी तभी भी वो बहुत जिद्दी अब थी भी वो बहुत जिद्दी। अब पानी पिए बगैर अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलना था उन्होंने। भाभी अब क्या करें? शांति ने परेशानी से पूछा। भाभी ने पानी की तलाश में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई कि शायद कोई ट्यूबवेल चल रहा हो, लेकिन नजरें मायूस लौट आई। सामा ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। भाभी उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। शांति जो खुद भी इस सिचुएशन से थोड़ी परेशान हो गई थी, उसकी नज़र कुछ फासले पर एक ट्रैक्टर
पर पड़ी। कुछ सोचकर वो भाभी की जानिब झुकी। भाभी, वो सामने देख रही हैं, ट्रैक्टर से कोई आदमी हल चला रहा है खेत में, शायद उसके पास पानी की बोतल हो। आप वेट करें, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। उससे पहले कि भाभी उसे कुछ कहती, वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वो नहीं जानती थी कि उनके खेतों के साथ वाले खेत किसके हैं, ना ही ये खबर थी कि हल चलाने वाला आदमी कौन है। लेकिन शहर जाने के बाद इतना तो एतमाद आ गया था उसमें कि अगर मदद की ज़रूरत पड़ती तो किसी अजनबी से मदद मांग सकती। ट्रैक्टर पर मौजूद शख्स ने शायद उसे नहीं देखा था, तभी वो अपने काम में मसरूफ रहा। शायद ऊंची आवाज़ में म्यूजिक ऑन कर रखा था। शांजे जब तक खेत के नज़दीक पहुंची, ट्रैक्टर दूसरी जानब जा चुका था और उस शख्स की शांजे की जानब पुश थी। शांजे ने आवाज़ें दी, लेकिन ट्रैक्टर और म्यूजिक की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब सी गई। शांजे तेज तेज कदम उठाती खेत के किनारे किनारे चलती ट्रैक्टर की जाने बढ़ने लगी और पीछे से भागती हुई कुछ फासले पर एकदम ट्रैक्टर के सामने जा खड़ी हुई। वो शख्स जो गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द खेतों का जायजा ले रहा था और तनकीदी निगाह से अपने काम को देख रहा था, उसने गर्दन सीधी की तो ट्रैक्टर के बिल्कुल सामने गर्मी की तमाज़म से सुर्ख चेहरा लिए एक खूबसूरत चेहरे को देखा। उसे झटका सा लगा था एकदम इस लड़की को यहाँ व्यू अपने सामने देखकर। उसने ट्रैक्टर को रोक दिया। उसे खुदकुशी करने को मेरा ट्रैक्टर ही मिला था क्या, ताकि मुझे अपने कत्ल के इल्ज़ाम में फांसा सके। वो बुड़बड़ाया, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यूं अचानक सामने आने की वजह क्या थी। वो उससे कुछ कह रही थी शायद। उसने जल्दी से म्यूजिक बंद किया और छलांग लगाकर ट्रैक्टर से उतरा। गौर से उस लड़की की जानिब देखा। शांजे ने जब उसे ट्रैक्टर रोकते देखा तो सुख का सांस लिया, वरना लग रहा था वो उसे हल कुचल ही डालेगा। अगर म्यूजिक सुनने का इतना ही शौक है तो बंदा आवाज़ ऐसा रखे। खुद सुनने का लगाया है या पूरी दुनिया को सुनाने के लिए हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग बसते हैं यहाँ। आवाज़ें देते का गला बैठ गया मेरा, लेकिन साहब बहादुर तो गोया कानों में रुई ठोंस से बैठे थे। वो ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ा रही थी, जानती थी इतनी ऊंची म्यूजिक की आवाज़ में वो उसे कहाँ सुन पाएगा। लेकिन अगले ही लम्हे वो प्लेयर ऑफ कर चुका था। शांजे खुजल सी हुई। अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया कि उसने शांजे की बात सुन ली है या वैसे ही प्लेयर ऑफ किया। वो अब ट्रैक्टर से उतर कर वहीं आ खड़ा था। शांजे चलती हुई करीब आई ताकि पानी का पूछ सके। करीब आकर बतूर उस शख्स की जानिब देखा जिसने मुंह पर रुमाल लपेट रखा था, गालबन मिट्टी की वजह से। खूबसूरत सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, हेजल ग्रीन खूबसूरत आंखें, भूरे बाल जो पसीने की बासित माथे पर चिपके थे। शांजे को अजीब सा फील हुआ, कुछ तो अजीब था। शायद उसकी आंखें जिनमें चमक थी, बेतहाशा चमक, और वो मुसलसल शांजे को देखे चला जा रहा था, यह कटक बिना पलके झपकाए, बेखुदी से, बेख्तियार, ना कफियत में। शांजे के मुंह के जाविये बिगड़े, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी नजरों का जाविया ना बदला। आपके पास पानी होगा? वो मुद्दे पर आई ताकि जल्द से जल्द इसकी निगाहों के हारों से दूर जा सके। यूं क्या वो चौंका था, जैसे किसी ने हसीन ख्वाब देखते हुए उसे जगा दिया हो। खज्जल सा होता वो बालों में हाथ फेर कर रह गया, नजरें भी उससे हटा ली। पानी पानी चाहिए। एक्चुअली वो उधर हमारे खेत है, हम पानी लाना भूल गए हैं, बच्चों को प्यास लगी और घर काफ़ी दूर है। अगर आपके पास पानी की बोतल है तो दे दीजिए। शांजे ने कहते हुए एक जानिब इशारा किया। उस नौजवान ने उस जानिब देखा और फिर चौंक कर शांजे की जानिब देखा। उस बार उसकी निगाहों के तासर बदल चुके थे, जैसे बेयकीनी सी हो, हैरत या कुछ और। क्या? शांति अंदाजा ना लगा सकी। शायद उसका मुंह ढका हुआ ना होता तो वो उससे की कैफियत पढ़ लेती उसके चेहरे से। खैर, उसे तो अपने मतलब से गज़ थी। चंद लम्हों बाद उस शख्स ने खुद को संभाल लिया था, रुख ट्रैक्टर की जानिब मोड़कर एक बोतल बरामद की जो पानी से भरी थी, और शांजे की जानिब देखे बगैर, बिना मुंह से एक लफ्ज़ निकाले बिना, बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। शांजे ने बोतल थामी और मुड़ गई, जबकि वो शख्स उसकी नज़रों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया था। आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो टूट गया था। अभी कुछ देर पहले वो सरप्राइज हुआ था उसे अपने सामने देखकर। दिल को खुशी हुई थी, कितनी जल्दी ये खुशी उदासी में तब्दील हो गई थी। कितनी उसकी खुशियों की उम्र बहुत कम होती थी। कौन जानता था कि वो जिसे लोगों ने लकी का नाम दे रखा था, वो खुद अपने लिए कितना अनलकी था। चटाख, जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी थी। शांजे को लगा उसके सामने ज़मीन और आसमान घूम गए हों। वो थप्पड़ खाकर लखड़ाई और करीब की दीवार से जाट लगी।
सर बहुत जोर से दीवार से टकराया। तकलीफ की शिद्दत से वो सर को थामे बैठती चली गई। बाल चेहरे पर बिखर गए। कुछ पल के लिए तो वो समझ ही ना सकी कि उसके साथ हुआ क्या। चेहरे पर थप्पड़ लगने की बात होंठ का किनारा फट गया था, जहां से खून निकलने लगा। दीवार से टकराने के बाद से कंपट्टी की एक तरफ की जगह सुर्ख होकर सूज गई। वो वहीं जमीन पर बैठी रो रही थी, घुट घुट कर, बगैर आवाज के। मीर बख्त आवर के जरूरी काम से शहर जाना था। उन्होंने अपना सफ़ेद कलफ लगा सूट इस्त्री करने की जिम्मेदारी शानजे को दी। दिल ही दिल में वो इस बात के मुतारिफ थे कि वो लड़की बहुत जल्द काम सीख गई थी। अब इन्हें शानजे के अलावा किसी और के हाथ से इस्त्री किए गए कपड़े पसंद ना आते थे, चाहे उनकी डर से ही सही, मार के खौफ से ही सही। लेकिन वो लड़की बहुत दिलजमी से हर काम करती थी के बावजूद कोशिश के वो कोई नुक्स ना निकाल पाते। वो धक सी दिल में इसकी अच्छाई के कायल हो गए थे, लेकिन जबान से इतराफ करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज भी शानजे ने अच्छी तरह कपड़े इस्त्री करके उनके रूम में रखे, यूं कि एक सिलवट तक ना थी इन पर। कपड़े उनके कमरे में रखे और साथ ही चाय भी जो उन्होंने मंगवाई थी। दोनों चीज़ें रख कर वो नीचे आ गई कि और भी बहुत से काम उसके मुंतज़िर थे। हमारा 2 दिन पहले शानजे के बाद से यूसुफ के हाथों हुई अपनी बेइज्जती भूली ना थी, इसीलिए वो मौके की ताक में थी कि इससे बदला ले सके, और आज उसे मौका मिल गया था। वो खामोशी से बाबा जान के कमरे में गई। लबों पर इस्तेजिया मुस्कुराहट थी। बाबा जान इस वक्त बाथरूम में थे। वो जल्दी से आगे बढ़ी, साइड टेबल पर पड़े ट्रे में से चाय का कप उठाया और चाय कपड़ों पर गिरा दी। सफ़ेद शलवार सूट पर चाय गिरते ही बदनुमा निशान छोड़ गई थी। उसने कप को बैठ के एक तरफ यूं रखा दिया कि देखने पर महसूस होता कि बेध्यानी में कप रख गया हो और कप लड़क गया, जिसकी वजह से कपड़े खराब हो गए। ट्रे हाथ में लिए वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। शानजे बीबी, अब तो तुम्हारी शामत पक्की, वो नफरत जद लहजे में बुड़बड़ाई, और बाकी सब उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। मीर बख्तावर चीखते चिल्लाते बाहर आए। शानजे जो किचन में बर्तन साफ कर रही थी उसे बालों से पकड़े घसीटते हुए लॉन्ज में लेकर आए। हाँ, बाल खींचने की वजह से खुलकर पुष्ट पर बिखर गए। उसे लानत तानत करते हुए मीर बख्तावर ने उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना किया था, और ये मनाजर देखकर एक तरफ खड़ी अमारा के दिल में ठंडक सी उतर गई। उस हाथ झटक कर उसने सामने देखा जहां बाबा जान अभी भी चिल्ला रहे थे, तुम तन्हाई घटिया दर्जे की लड़की हो, पता नहीं क्या खा कर जन्म दिया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, थू है तुम पर और उन पर जिन्होंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की। किसी काम की अक्ल नहीं है तुम्हें, हर काम बिगाड़ कर रख देती हो, जाहिल। तनफर से कहा गया था, और वो रोते हुए अपना कसूर ना होने के बावजूद इनकी फकार सुन रही थी कि उसके सिवा कोई चारा ना था। मीर बख्तावर तनफन करते वहां से चले गए। अपने कमरे के दरवाजे से निकलते यूसुफ ने बाबा जान की एक एक बात सुनी थी, उनका शानजे पर हाथ उठाना भी देखा था। नफरत सी हुई थी उसे सब घर वालों से, मुठ्ठियां भेज गई थी, आंखों में सुर्खी सी छाने लगी। लेकिन वो बेहिस था भी। बहन को तो उस दिन टोक दिया, लेकिन अब सामने बाबा जान थे, और वो इनसे क्या कहता, कैसे इनके सामने शानजा की हिमायत करता, और क्या कहता। उसे गुस्सा आने लगा अपनी बेबसी पर कि उससे निकाह किया था उसने, उसका मिजाजी खुदा था वो, फिर भी उसका मुहाफिज ना बन पाया। एक नज़र नीचे बेहाल बैठी शानजे पर डाली, जिसका वजूद हिचकियों की वजह से लहज रहा था। मुड़कर कमरे में गया और गुस्से से जोरदार आवाज में दरवाजा बंद कर दिया। हवेली के पिछले लॉन में शानजे ने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, सुबह से लगी थी वो। पहले हवेली के सब काम किए, इसके बाद सबकी जमा शुदा कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए पिछले लॉन में आ गई। दोपहर 1 बजे का वक्त था, शायद गर्मी और कड़ी धूप में बाहर 1 मिनट खड़े होना भी मुहाल था। हवेली के अफराद इस वक्त अपने अपने कमरों में महवर इस्तराहत थे, और वो इस वक्त भी काम में मसरूफ थी, पसीने में शरबू, गर्मी से बेहाल होती नाजुक सी लड़की, और ना जाने कितने इम्तिहान बाकी थे, कितनी सजाएं झेलनी थी उसे। धीरे धीरे वो बेहिस होती जा रही थी, जिसे अब अपनी जरा भी परवाह ना थी। वो लड़की जो हर वक्त नक्शे सी तैयार रहती थी, अब दूसरों की उतरन पहनने जिस्म जलाती, गर्मी में भी काम में लगी रहती। अब तो उसे खुद भी अपने आप पर तरस ना आता था। होंठ का किनारा सूजा हुआ था। कल दीवार से टकराने के बाद से माथे पर बिना जख्म भी
माथे पर बना जख्म भी वाज़ेह था, और उसका हाथ जो जाते जाते मीर बख्तावर अपने पांव तले कुचल गए थे, उसकी उंगलियां छिली हुई थी, लेकिन वो अब भी बेहिस बनी सब काम सर अंजाम दे रही थी। कौन जान सकता था कि ये वही लड़की है जिसे उसके माँ बाप और भाइयों ने हथेली का छाला बनाकर रखा था, जिसे कभी एक कांटा तक न चुभने दिया गया था। अब वो किस्मत के कैसे कैसे सितम झेल रही थी। कपड़े सूखने को डाले थे उसने, और हाथ धोती हुई हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी ताकि लंच की तैयारी कर सके। हवेली के पिछली जानिब कोई दरवाज़ा ना था, इसलिए पीछे से घूमकर सामने की गेट दखली दरवाजे से अंदर जाना पड़ता था। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था जब बिला इरादा नजर हवेली के मेन गेट पर पड़ी, और वो वहीं मुंजमद हो गई। कदम जम से गए, उसे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होने लगा। गेट की सलाखों के दरमियान से बाहर का मनाजिर नजर आ रहा था, जहां सारम उसका जुड़वा भाई खड़ा था, गेट कीपर से कुछ कहता हुआ, उसकी मिन्नत करता हुआ। वो शांजे से मिलने आया था, दिल के हाथों मजबूर होकर। 1 साल हो चुका था अपनी बहन को देखे हुए। आज उसे किस्मत इस हवेली के सामने ले आई थी, जिसके करीब से गुजरना भी इनके खानदान को गुनाह लगता, और अगर इस हवेली के माकिन उसे यहाँ देख लेते तो शायद जान से मार देते। लेकिन वो बगैर नताइज की परवाह किए, बगैर किसी को बताए यहाँ आ गया था। गेट कीपर बार बार उसे वहां से चले जाने को कह रहा था, लेकिन सारम ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, इसकी मिन्नतें करने लगा कि उसे शांजे से मिलवा दे। अगर मिलवाने नहीं सकते तो किसी बहाने उसे सामने ले आए। वो एक नज़र उसे देखेगा और खामोशी से चला जाएगा। शांजे का दिल चाहा भागकर अपने भाई के पास चली जाए, उसके कंधे पर सर रखकर रोए हजारों कतार बेहदूद हिसाब। लेकिन किसी मोड़ पर ले आई थी जिंदगी के, अपने भाई से मिलना तो दूर, देखना तक की इजाजत ना थी उसे। शांजे की आंखें भीगने लगी थी अपनी बेबसी देखकर, भाई की तरफ देखकर। तभी सारम की निगाह भी उस पर पड़ी थी, और वो जो ये समझता था कि अपनी गुड़िया को एक नज़र देखकर दिल की प्यास बुझ जाएगी, इसका हाल देखकर तड़प मजीद बढ़ गई, तशगनी में मजीद इजाफा हुआ था। शांजे के चेहरे पर लगे जख्म देखकर वो अजियत से दोहरा होता चला गया। गेट कीपर ने अंदर जाकर गेट बंद कर दिया। सारम भाग कर गेट तक आया था। गुड़िया, वो बेबसी से चिल्लाते हुए रो पड़ा, दोनों हाथों से सलाखों को थामे। वो भीगती आंखों से उसे देखता वो रो रहा था। शांजे के दिल को कुछ हुआ। बेबसी की इंतहा पर जाकर वो रुख मोड़ गई थी कि खुद पर गुजरी हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन भाई को इस हाल में कैसे देखती। रुख मोड़े कांपते हाथों से दरवाजे को थाम कर उसका सहारा लेते हुए वो अंदर जाने लगी थी, जब किसी के गरजदार आवाज पर थम गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी हवेली के करीब आने की? किसकी इजाजत से यहाँ तक आए हो तुम? सैफ न जाने किस वक्त वहां आया था। शांजा मुड़ी तो सामने का मनाजर देखकर करब से आंखें मीच ली। सैफ सारम का गिरबान पकड़े खूनखान अंदाज में उसे घूर रहा था, जबकि सारम वो तो की तरफ मुतवज्जो ही ना था। उसकी नजरें तो अपनी लाडली बहन के जख्मी चेहरे पर ही जमी थी। दफा हो जो यहाँ से, अगर आइंदा इस हवेली के आसपास भी भटके तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जा सकोगे तुम। नफरत से उसे धक्का दिया था। सैफ ने सारम मुंह के बल गिरा था, कपड़े मिट्टी में लथड़ गए थे, लेकिन वो फिर भी शांजे को ही देख रहा था, जो भाई के गिरने पर तड़प कर आगे बढ़ी, लेकिन सैफ को देखकर फिर रुक गई, क्योंकि सैफ अब उसे ही घूर रहा था। फिर दरवाजा खोलकर वो तेज थे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। गेट कीपर ने सारम को उठाया और धक्के देकर उसे गेट से दूर ले गया। सैफ ने शांजा के करीब आते ही तैश से उसे बालों से पकड़ा। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? जानती हो ना वर्नी के असूल? फिर क्यों आई थी इसके सामने? शांजे ने रोते हुए उसके हाथ हाथ से अपने बाल छुड़ाने चाहे। बताओ, तुमने बुलाया था उसे यहाँ? कितनी बार आ चुका है वो तुमसे मिलने? कब से चल रहा है ये सब? हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम। उसने उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद किया था उसे, और उसका बाजू पकड़कर मरोड़ा। शांजे के मुंह से चीख निकली थी। तभी यूसुफ हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुआ। एक पल को सामने का मनाजर देखकर चकरा कर रह गया था। वो लब सख्ती से भेजे बामुश्किल खुद को कंट्रोल करता वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ देखा ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें, समझी? एक हाथ से उसका बाजू मरोड़े रखा था और दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी दबोची। शांजे ने जब्त करते हुए आंखें सख्ती से मेची। यूं लग रहा था जैसे बाजू टूट जाएगा। सैफ, छोड़ो उसे। करीब से कोई आवाज उभरी थी। शांजे ने आंखें खोली। यूसुफ खड़ा था उससे कुछ फासले पर, शांजे की तरफ एक नजर डाले बगैर वो सैफ से मुखातिब था। सैफ हैरान हुआ
की बात पर। यूसुफ, ये लड़की, उसने कुछ कहना चाहा था लेकिन यूसुफ के चेहरे पर उभरते सख्त तासर देखकर रुक गया। सैफ, कहा ना, छोड़ दो उसे, बेतासर लहजे में कहा था उसने, अंदाज दो टोक था। सैफ ने लब भेजते हुए शानजे को जोर से धक्का देते हुए छोड़ दिया। शानजे लखड़ाई थी, यूसुफ से टकरा कर जमीन बोस होने वाली थी जब यूसुफ ने उसका हाथ थाम कर उसे गिरने से बचाया। सैफ ने सुलगती नजरों से ये मनाजिर देखा, वो संभल गई और हैरान नजरों से यूसुफ को देखने लगी। यूसुफ ने नजर झुकाकर अपने हाथ में मौजूद उसके हाथ को देखा। बाबा जान के भारी बूट जूतों तले कुचला गया जख्मी हाथ, छिली हुई उंगलियां उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। खुद पर जब्त करते हुए अगले ही पल यूसुफ ने उसका हाथ छोड़ दिया। शानजे यकटक उसके चेहरे को देख रही थी। सफेद कुर्ता शलवार में मुबलिस हेजल ग्रीन आंखें, पेशानी पर बिखरे बाल, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी जो इसकी सफेद रंगत पर बहुत जच रही थी। लेकिन कुछ तो था जो अजीब था, बहुत अजीब। शादी के इस 1 साल में आज पहली बार शानजे ने उसे अपने करीब इतने गौर से देखा था और उसे लगा जैसे इससे उसने पहले भी ये चेहरा देखा रखा है, लेकिन कहाँ। वो उलझी, बावजूद कोशिश के उसे याद ना आया। यूसुफ ने उसे खुद को बतूर देखते पाया तो रुख मोड़ गया, फिर लंबी लंबी डाक भरता अंदर चला गया, जबकि सैफ वो शानजे को शोलाबार निगाहों से तकता गुस्से से फिर हवेली से चला गया। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। 3 दिन बाद शानजे को वापस शहर चले जाना था। वो उदास थी अभी से, न जाने और कितना अरसा उसे घर वालों से दूर रहना था। पढ़ाई का शौक तो था लेकिन अपनी फैमिली के बिना वहाँ तनहा रहना किसी अजाब से कम ना था। घर वाले बखास तौर पर भाभी और सारा मुझसे ताहिर के नाम से छेड़ते थे और वो भी उसके हवाले से ख्वाब सजाने लगी थी। उसका दिल भी धड़क उठता ताहिर के नाम से ही। जब एक लड़की किसी के नाम से मंसूब हो जाए तो आंखें खुद ब खुद उसके ख्वाब सजाने लगती है। वो भी तो नाजुक नाजुक परी थी, खूबसूरत दिल की मालिक, जिसमें कुछ उमंगें उभरी थी, चाहे जाने की ख्वाहिश उभरी थी। अपने हमसफर के ख्वाब सजे थे और रिश्ता तय होने और मंगनी हो जाने के बाद उसने ताहिर को ही अपनी ज़िंदगी के साथी के तौर पर सोचा था। बेखबर थी, नहीं जानती थी कि ज़िंदगी उसके लिए क्या फ़ैसला किए बैठी थी। आज उनके गांव का मेला था और उसने ख़ास तौर पर इस मेले के लिए अपने ग्रुप की दोनों दोस्तों प्रीशिया और लारैब को इनवाइट किया था। एक रोज़ पहले ही प्रीशिया और लारैब आ चुकी थी उनकी हवेली और हवेली के मकीनों के इखलाक और रहन सहन से बहुत मुतासिर हुई थी, ख़ास तौर पर शानजे के लिए। सबकी मोहब्बत, सबका जुनून देखकर इन्हें रक्श आ रहा था शानजे की किस्मत पर, जो इतनी मोहब्बतों की बिला शिरकत गैर मालिक थी। बाबा जान और भाई से वो पहले ही इजाज़त ले चुकी थी मेले में जाने की। अकेले तो शायद उसे इजाज़त ना मिलती, लेकिन अब उसकी दोनों फ्रेंड्स के आने की वजह से मुश्किल से ही सही, लेकिन उसे मेले में जाने की इजाज़त मिल चुकी थी। वो इस वक्त ग्रीन और ऑरेंज तराज का खूबसूरत लॉन का सूट जेब तन किए, हमरंग दुपट्टा सर पर ओढ़े, परीशे और लरैब के हमरा उस जगह जा रही थी जहाँ मेला सजा था। उसके गांव से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला होता। शानजे को बहुत इश्ताक था मेला देखने का, लेकिन इजाज़त ना मिलती कि वहाँ मर्द भी बहुत ज़्यादा होते थे और उसके बाप भाइयों की गैरत गवारा ना करती थी कि कोई मर्द गलत निगाह से उनकी गुड़िया को देखे। लेकिन आज इन्हें इजाज़त देनी ही पड़ी थी, साथ ही संभल कर जाने और जल्द वापस आने की तकलीफ भी की गई थी। शानजे बहुत खुश थी, बलाखिर आज इजाज़त मिल ही गई। बहुत पुरजोश थी वो वहाँ जाने को। यूं ही खुशगपियों में मसरूफ़ वही तीनों मेले में पहुंच गई। शानजे बच्चों के से इश्तिहार से सब कुछ देख रही थी। लरैब और प्रीशे का भी हाल कुछ मुख्तलिफ ना था। शहर की ज़िंदगी से कुताया गई थी। वो पहली बार किसी गांव में जाकर मेला देखने का इतकाफ हुआ था, इसलिए वो दोनों भी खुश थी। उन्होंने झूले भी लिए। लरैब बहुत डरपोक थी, झूले में बैठते हुए वो चीख रही थी, लेकिन शानजे और प्रीशे ने उसे खींचकर अपने साथ ही बिठाया और फिर वो थी और उसकी चीखें। प्रीशे और शानजे उसकी हालत पर हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। आखिर उस पर तरस खाकर उन्होंने झूला रुकवाया और नीचे उतर गई। लरैब को चक्कर आ रहे थे, उसे एक जानब बिठाकर शानजे एक तरफ लगे ठेले से शरबत के गिलास लेकर आई और इन्हें दिए। कुछ देर बाद लरैब की तबीयत संभली तो वो लोग फिर
आगे बढ़ गई। एक तरफ गोलगप्पों का ठेला देखकर शांजे बेकाबू होती इन्हें खींचकर उस तरफ ले गई। वो दोनों जानती थी कि शांजे पागल है गोलगप्पों के लिए, और अब वो तीनों एक दूसरे के साथ शरारतें करती हंसती मुस्कुराती गोलगप्पों खा रही थी, इस बात से बेखबर कि दूर किसी की नजरें उन पर ही जमी थी जो मुसलसल उनका पीछा कर रही थी। जब से वो तीनों मेले की जगह पर दाखिल हुई तब से गोलगप्पे खाने के बाद वहां रकम अदा की और शांजे ने लिए आगे बढ़ गई। अब जब आने का मौका मिल ही गया था तो वो जल्दी वापस क्यों जाती। अच्छी तरह इस मौके का फायदा तो उठाना था ना उसे। हंसती खिलखिलाती जिंदगी से लुत्फ उठाती वो जा रही थी जब एक जगह रुक गई। लराब और प्रीशा जो उसके साथ चल रही थी उसे रुकता देखकर रुक गई और उसकी नजरों के ताक़ब में देखा जहाँ चूड़ियों का स्टॉल लगा था। शांजे बेखुद सी होती स्टॉल की जाने बढ़ी, वो दोनों भी उसके साथ ही चली गई। वो कांच की चूड़ियां थी मुख्तलिफ रंगों की। शांजे ने सामने लटकी चूड़ियों के गुच्छों पर हाथ फेरा। तुम्हें पता है प्रीशा, मुझे कांच की चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, वो खोए खोए से लहजे में बोल रही थी। प्रीशा और लराब ने उसके चेहरे पर उभरते खूबसूरत रंगों को देखा जो उससे मजीद हसीन बना रहे थे। पूछो क्यों, वो कह रही थी क्यों, प्रीशा की बजाय लराब ने पूछा। दोनों मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देख रही थी। मैंने बहुत सी जगहों पर ये सीन देखा है फिल्मों ड्रामों में, जहाँ हीरो अपने हाथों से हीरोइन को चूड़ी पहनाता है, कांच की चूड़ियाँ। मैं सोचती हूँ कितने खूबसूरत लम्हात होंगे ना वो, जब मेरा हमसफर खुद अपने हाथों से मेरी किलाइयों में चूड़ियाँ पहनाएगा, मेरी किलाइयों को सजाएगा। वो किसी और ही देश में पहुंची हुई थी जब स्टॉल का मालिक सवालिया नजरों से इन्हें देख रहा था। अहम अहम मैडम, होश में आए, आप इस वक्त अपने हमसफर के साथ नहीं हमारे साथ खड़ी हैं मेले में लोगों के रश में। प्रीशा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। शांति चौंकी, फिर होश में आते हुए झुंस सी गई। भैया ये चूड़ियां कितने की हैं, उसने सुर्ख और सब्ज रंग की कांच की चूड़ियों पर हाथ रखकर पूछा। फिर वो चूड़ियां खरीद कर वहीं खड़े खड़े पहनने लगी। मैं पहना दूं, दुकानदार ने पेशकश की थी। बहुत शुक्रिया, मेरे अपने हाथ सलामत हैं। शांजे ने उसे घुरी से नवाजा। तल्ख लहजे में कहते हुए वो फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। चूड़ियों को हाथ में पहनने वो जोर लगा रही थी इन्हें कलाई तक ले जाने के लिए, तभी दूसरी जानब से कोई एकदम इसके सामने आया और उसकी कलाई थाम ली। हाथ को क्यों इतनी तकलीफ दे रही हो सोनिया, लाओ हम पहना देते हैं चूड़ियाँ। खबासत भरी आवाज़ उभरी थी। शांजे ने झटके से सर उठाया। सामने मौजूद शख्स को देखकर गुस्से से कुछ चेहरा सुर्ख हुआ था, जबकि उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शैतानी मुस्कुराहट। आंखों में अजीब सी चमक लिए वो उसके चेहरे को ही देख रहा था। शांजे का हाथ अभी तक उसके हाथ में था। शांजे ने अपना हाथ खींचकर उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा लेकिन नाकाम रहा। वो अब उसका हाथ थामे चूड़ियां पहना रहा था। हाथ छोड़ो मेरा। गुस्से से शांजे की आवाज कांपने लगी, जबकि प्रीशा और लराब हैरान परेशान सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। यहाँ इतना रश ना था इसलिए कोई इनकी जानिब मुतवज्जो ना था। दुकानदार ने एक बार इन्हें देखा जरूर था लेकिन इनके हाथों में बंदूकें देखकर नजरें चुराकर अपने काम में मसरूफ हो गया, जैसे कुछ देखा ही ना हो। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा, आखिर हक बनता है हमारा ये हाथ पकड़ने का। बहुत जल्द ये हाथ हमेशा के लिए हमारे हाथ में आ जाएगा। कहते हुए उसने शांजे की दूसरी कलाई थामी और सुर्ख चूड़ियां जबरदस्ती उसकी कलाइयों में पहनाने लगा, जबकि वो मुसलसल जोर आजमाई कर रही थी हाथ छुड़ाने के लिए। अपनी बेबसी पर आंखों में आंसू आए थे। ये भूल है तुम्हारी, तुम कहा क्या समझते हो इस तरह की घटिया हरकतें करके अपने इन पालतू कुत्तों को बंदूकों के साथ मेरे सामने लाकर मुझे डरा लोगे? भूल है ये तुम्हारी। शांजे तनसन से गोया हुई। वो इसकी दोनों कलाइयों में चूड़ियां पहना चुका था लेकिन हाथ अभी भी ना छोड़ा था। बहुत गौर से इसकी गोरी कलाइयों में सजी सब्ज और सुर्ख चूड़ियां देख रहा था। भूल हमारी नहीं तुम्हारी है शांजे अब्दुल रहमान, कि तुम मीर ताहिर की दुल्हन बन सकोगी, जिसके ख्वाब आजकल तुम्हारी इन आंखों को सज रहे हैं। आज ख्वाबों को नोच कर फेंक दो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना हम तुम्हारी ये आंखें नोच लेंगे। तुम जानती नहीं हो हमें, मीर सैफ बख्तावर हैं हम। जो चीज़ हमें पसंद आ जाए उस पर हमारा हक होता है, हम सिर्फ हमारा। और तुम छा गई हो इस दिल पर, पागल हो चुके हैं हम तुम्हारे लिए। अब
और अब हमें कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अपना बनाने से। दुल्हन तो तुम हमारी ही बनोगी, अपनी खुशी से या ज़बरदस्ती, मर्जी तुम्हारी है। तुम्हें पाने के लिए हर हद से गुजर जाएंगे हम, ये याद रखना। सख्त लहजे में कहते हुए उसने एक हाथ की 2 उंगलियां से शांजे के रुखसार को छुआ और फिर वही 2 उंगलियां अपने लबों से लगाई। शांजे को घुटन आई उसकी घटियापन से, घिन आई उसकी घटियापन से, नफरत से मुंह मोड़ लिया था उसने। मीर सैफ बख्तावर ने इस्तजिया मुस्कुराहट ली, उसके चेहरे को देखा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए रूप में, एक नए रिश्ते के साथ, कहते हुए उसने आंख दबाई, फिर उसका हाथ छोड़कर अपने साथियों को लिए चला गया। शांजे ने उभराई आंखों से अपनी खिलाइयों को देखा, फिर लहराब और परीशी को, जो हैरान और सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। फिर उसने गुस्से से एक तरफ मौजूद बड़े से पत्थर पर अपनी कलाइयों को मारा। क्षण से चूड़ियां टूटी, कुछ उसकी कलाइयों को जख्मी कर गई, कुछ चूड़ियां बाकी बची थीं। उन्हें शांजे ने जोर जोर से खींच कर उतार दिया और आंसू साफ करती तेजी से वहां से भागती हुई निकल गई। प्रीशे और लड़ाई भी उसके पीछे भागी थी। अभी कुछ देर पहले वो कितनी खुश थी और अब वो रो रही थी कि लोगों ने उसे यूं रोते हुए देखा, लेकिन वजह किसी को मालूम ना थी। शांजे शांजे रुको प्लीज, लरैब उसे बाजुओं से पकड़कर रोका, जिसकी कलाइयों से अभी भी खून बह रहा था और आंखों से आंसू। क्या हुआ यार, कौन था ये, क्या बकवास कर रहा था? प्रीशे ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रीशे वेट यार, शांति इधर देखो मेरी तरफ, चुप, बिल्कुल चुप, रोना नहीं, खामोश हो जाओ। लैराब ने उसे उसके रुस्कारों पर बहते शफाफ मोतियों को साफ किया। उसका वजूद लहज रहा था। यार प्लीज चुप हो जाओ, ऐसे रोने से क्या होगा? हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है? कौन था वो? लरैब दोबारा उससे मुखातिब हुई। प्रीशे भी परेशान सूरत लिए उसे तक रही थी। वो मीर बख्तावर का बेटा है, साथ वाले गांव से हमारी और उनकी खानदान की दुश्मनी चल रही है पिछले कई सालों से। खुद को संभालते हुए शांजे ने इन्हें बताना शुरू किया, वो सब जो किसी और को ना बताया था, वो सब जो अपने दिल में छुपाए बैठी थी। उसने मुझे देखा था कहीं, पता नहीं कहाँ, तब से पीछा पड़ा है। जब से गांव आई हूँ 3-4 बार यूं ही मेरे रास्ते में आया, मुझे धमकाता है कि मुझे हासिल करके रहेगा, वगैरह वगैरह। शांजे ने अपनी जख्मी कलाई को देखा, तो तुमने घर में किसी को क्यों नहीं बताया उसकी हरकतों का? प्रीशा ने हाथ में मौजूद टिश्यू से उसकी कलाई से खून साफ करते हुए पूछा। क्या कहती मैं घर वालों से, क्या बताती इन्हें? तुम नहीं जानती हमारी दुश्मनी किस नौयत की है। दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, मौका ढूंढते रहते हैं लड़ाई का, इसलिए किसी से जिक्र नहीं किया। बाबा और भाई को पता चला तो वो उसे जान से मार देंगे, और उसके बाद पंचायत के फैसले। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे घर वाले किसी मुसीबत में मुतलबा हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई खून खराबा हो, इसलिए नहीं बताया। सोचा मुझे तो जल्दी ही वापस चले जाना है, तो ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। आंसू फिर उबलने लगे थे, वो दोनों भी परेशान हो उठी। अच्छा बस, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा, अब रोना नहीं है, बस चुप। ऋषि ने उसे अपने साथ लगाया था। शुक्र के वहाँ कोई था नहीं, सब लोग उस वक्त मेले में थे, तो ये गली सुनसान थी। कुछ देर बाद शांति की साल असेंबली, 3 दिन रह गए हैं, फिर मुझे हॉस्टल चले जाना है। तुम दोनों वादा करो इस वाक्य का जिक्र किसी से नहीं करोगी। मेरे घर वालों की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए इस सब की, मैं इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। वो मजबूत लहजे में कहते हुए उससे वादा ले रही थी। अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे किसी को, तुम भी संभालो खुद को, तुम्हारी ये हालत देखकर घर वाले मशकूक हो जाएंगे। लरैब ने उसकी बिखरी बाल संवारे। प्रीशे के हाथ में पानी की बोतल थी जो उसने शांजे की जाने बढ़ाई। शांजे ने मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर दुपट्टे के एक कोने से चेहरा खुश्क किया, दुपट्टा अच्छी तरह सर पर ओढ़ा और वो तीनों हवेली की जाने बढ़ गई। वो शहर वापस आ चुकी थी, तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुके थे और फिर से वही लगी बंदी रूटीन चल निकली थी। जब से शानदार पर्ल्स ग्रुप का हिस्सा बनी थी, लकी उनके ग्रुप से निकल गया था, ख़ास तौर पर तब से जब से उसने शानजे को खेतों में देखा था और उसे मालूम हुआ था कि शानजे मीर अब्दुल रहमान की बेटी है। वो सबसे दूर रहने लगा था। अरमान से उसकी ज़्यादा दोस्ती थी और वो अरमान से भी तब ही मिलता जब वो ग्रुप से अलग होता। अरमान उसके दिल की हालत जानता था, उसकी धड़कन जिस लय पर धड़कने लगी थी, अरमान उससे बाखबर था, क्योंकि लकी का छुप छुप कर शानजे को देखना उससे छुपा नहीं रह सका था। लकी खुद को हशाश बशाश रखना
ان کی کوشش کرتا تھا، لیکن بہترین دوست تو اندر تک کا حال پڑھ لیتے ہیں۔ ارمان بھی اس کی اداسی بھاپ گیا تھا۔ وہ خوبصورت جذبہ جو ابھی نپنے ہی لگا تھا، وہ دنیا کا حسین ترین احساس جو اس خوبصورت نوجوان کے سینے میں سر اٹھانے لگا تھا، وہ وہیں کہیں مرجھا سا گیا۔ اس کے لب ابھی تو مسکرانا سیکھ ہی رہے تھے، لیکن یہ حقیقت اسے پھر سے سنجیدگی کے خول میں قید کر گئی۔ وہ شانزے سے کترانے لگا، اس کے سامنے آنے سے جھجکنے لگا۔ نہ جانے کیوں بزدل نہیں تھا وہ، ڈرتا نہیں تھا کسی سے، لیکن وہ خود کو اور شانزے کو اس آزمائش میں ڈالنے کا متحمل نہ تھا۔ اپنے علاقے کی روایات کو اچھی طرح جانتا تھا، محبت کے انجام سے بے خبر نہ تھا۔ ویسے بھی اگر وہاں یہ روایات نہ بھی ہوتی، تب بھی ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو دشمنی چل رہی تھی، تو شانزے اور لکی کا ملنا ناممکن تھا، قطعی ناممکن۔ ان دونوں کے گھر والے انہیں زندہ دفن تو کر دیں گے، لیکن کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوں گے۔ اسی لیے اس نے اظہار نہیں کیا شانزے سے، اسے اپنے جذبات نہیں بتائے کہ خود تو اسے محبت کی آگ میں جلنا ہی تھا۔ محبت کا جو جرم اس کے دل سے سرزد ہوا، اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی، لیکن اس معصوم لڑکی کو کیوں وہ بلا وجہ اس جہنم میں دھکیلتا؟ اور پھر کچھ عرصے پہلے اس کی منگنی بھی تو ہو چکی تھی اس کے تایا زاد سے، اور ظاہر سی بات ہے اس نے کچھ خواب سجائے ہوں گے اس لڑکے کے لیے۔ جب ہی اپنے ہم سفر کا خیال ذہن کے پردے پر دستک دیتا ہوگا، تو خود بخود اس لڑکے کا چہرہ آنکھوں میں عکس بن کر ابھرتا ہوگا، تو وہ کیسے اپنی خوشی کے لیے اس کے خواب توڑ دے، اس کی خوشیاں چھین لے۔ اس راہ میں تو اذیت ہی اذیت تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اس کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنے گا، کبھی اس سے اپنے دل کی بات نہیں کہے گا۔ اس کی محبت یک طرفہ ہے اور یک طرفہ ہی رہے گی، شاید ہی یہی نصیب کا لکھا ہے، لیکن اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، سب کا مالک، سب کا پروردگار، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ ممکن یا ناممکن کے جھمیلے صرف انسانوں کے لیے ہیں جن میں وہ الجھتا ہے۔ اس پاک ذات کو تو صرف کن کہنا ہے، اور پلک جھپکتے ہی ناممکن بھی ممکن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج کسل مندی سی تھی، یونیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے ہر برتھ ڈے حویلی میں گزرتا اس کا، اور اپنوں کے ساتھ گزرا ہر جنم دن اس کے لیے یادگار ہوتا۔ اس دن اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی، تینوں بھائی، ماں جی، بابا جان، اور اس دن اس کے ساتھ ہی رہتے، اور وہ ان سے گفٹ کے نام پر خوب گفٹ بٹورتی۔ حویلی میں اس کا کمرہ بھرا پڑا تھا ان گفٹ سے، لیکن اس بار وہ حویلی نہیں جا سکی تھی کیونکہ اس کا برتھ ڈے بدھ کو تھا اس بار۔ کاش برتھ ڈے اتوار کو ہوتا۔ منہ بسوڑتی بڑبڑاتی ہوئی وہ بستر سے اٹھی، کھلے بالوں کو جوڑے میں لپیٹا، سلیپر پہنے ڈھیلے قدموں سے واش روم کی جانب بڑھی۔ وائٹ ٹراؤزر میں گھٹنوں تک آتی پرپل قمیض کے ساتھ وائٹ دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر جمائے وہ یونی میں داخل ہوئی اور گراؤنڈ کی طرف بڑھی تاکہ اپنے گروپ تک جا سکے، جب ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ شبے سے اس کی آنکھیں سکڑی۔ سامنے یونی کی بلڈنگ کے ساتھ ایک بورڈ رکھا گیا تھا جو سائز میں کافی بڑا تھا، اور اس پر شانزے کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا، اور اتنے خوبصورت طریقے سے پینٹ ہوا تھا کہ کسی تصویر کا گمان ہوتا۔ اس کے ساتھ خوبصورت رنگوں کے امتزاج سے ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا۔ شانزے مسحور سی چلتی ہوئی اس بورڈ تک آئی۔ خلاف معمول آج یونی کے گراؤنڈ میں کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ سناٹا، یوں تھا جیسے کوئی یہاں موجود ہی نہیں۔ شانزے بے خودی سی اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی، تبھی اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ یونی کے اسٹوڈنٹ اس کی پشت پر کچھ فاصلے پر آ کھڑے ہوئے۔ سب سے آگے ان کا اپنا پرلز گروپ تھا۔ وہ چونکی تب جب سب مل کر ایک آواز ہو کر ہیپی برتھ ڈے گنگنانے لگے، ساتھ ہی ہلکی ہلکی کلیپنگ بھی جاری تھی۔ شانزے نے مڑ کر دیکھا، اور پھر اس کا چہرہ کسی کوسک راس کی مانند مختلف رنگوں سے سج گیا۔ خوشی، حیرت، بے یقینی کی کچھ نہیں تھا اس کے انداز میں۔ منہ پر ہاتھ رکھے ابھی بھی وہ بے یقین سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے ہکا بکا کیوں کھڑی ہو؟ پریشے اور لارائب ہنستی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے گلے ملی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ اتنا سب کچھ میرے لیے، یہ پینٹنگ از امیزنگ۔ خوشی اور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے اس سے بولنا محال
ہونے لگا، ابھی تو اور بہت کچھ ہے میری جان، ویٹ اینڈ واچ۔ لہرا نے آنکھ دبائی، تبھی ارمان پیچھے سے ایک ٹرالی گھسیٹتا ہوا لایا جس پر خوبصورت سا کیک سجا تھا۔ چلو برتھ ڈے گرل، کیک کاٹو جلدی، شاباش۔ ارمان نے چھری اسے تھمائی، شانزے اس کی بات پر مسکرائی اور چھری تھام لی، ایک نظر اپنے ارد گرد موجود جم غفیر پر ڈالی۔ بلا شبہ یونی میں اس انداز میں کبھی کسی کا برتھ ڈے نہ منایا گیا تھا، لیکن شانزے کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ اس کی جنم دن پر ساری یونی کے اسٹوڈنٹ موجود تھے، جس کی ایک وجہ شانزے کا اچھا اخلاق تھا تو دوسری وجہ ایک ایسا شخص تھا پوری یونی جس کی فین تھی۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں سب اس پر مرتے، اس کا احترام کرتے، لیکن وہ صرف ایک وجود سے محبت کرتا تھا، ایک ہی لڑکی تھی جو اس کے دل پر دسترس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اس کا برتھ ڈے وہ یادگار بنانا چاہتا تھا۔ لیکن افسوس، وہ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کسی کی بے پناہ چاہتوں کی اکلوتی وارث ہے۔ ارمان نے اپنے دائیں جانب بہت سے اسٹوڈنٹس کے پیچھے کھڑے لکی پر نظر ڈالی اور اسے اشارے سے اپنے قریب آنے کا کہا، لیکن لکی نے سر نفی میں ہلاتے انکار کر دیا۔ وہ آج بھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کہ اس کے قریب جانے پر کہیں اس کا دل اس سے بغاوت نہ کر بیٹھے، کہیں وہ خود سے کیا وعدہ نہ توڑ بیٹھے۔ اسی لیے دور سے ہی شانزے کے چہرے پر ابھرتے مختلف رنگوں کو دیکھتا رہا۔ البتہ اس نے اپنا کیمرہ ارمان کے حوالے کر دیا تھا کہ ارمان اس میں شانزے کی کچھ تصویریں لے سکے۔ وہ نہیں مل سکتی تھی تو کیا ہوا، وہ اسے تصویروں میں تو دیکھ پائے گا نا۔ وہ ہم نے تمہیں چاہا مگر تمہیں پانے کی چاہ نہ کی عملی تصویر تھا۔ کیک کٹنے کے بعد سب اپنی اپنی لائسس میں چلے گئے۔ پلس گروپ کے باقی سب ممبر شانزے سے سینئر تھے، اسی لیے شانزے اپنی کلاس میں اکیلی ہوتی۔ پروفیسر ابھی کلاس میں نہیں آئے تھے، اکا دکا اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ شانزے مسکراتی ہوئی اپنی سیٹ پر آئی، بلا شبہ یہ سرپرائز اسے بہت پسند آیا تھا۔ صبح وہ جتنی اداس تھی، اب موڈ اتنا ہی خوشگوار ہو چکا تھا، اتنی محبتیں پانے پر سرشار تھی وہ۔ اس نے ٹیبل پر بیگ رکھا ہی تھا کہ ایک دم رکی۔ اس کی سیٹ پر سرخ گلاب اور للی سے سجا بکے پڑا تھا۔ وہ ذرا حیران سی آگے بڑھی اور بکے اٹھایا، پر اس گروپ اسے گفٹ دے چکا تھا۔ پھر بھلا یہ کس کی طرف سے ہے، اسے سوچتے ہوئے بکے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی چٹ کوئی کارڈ کچھ بھی تو نہ تھا اس میں۔ شانزے الجھی، تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ شانزے نے ایک ہاتھ میں بکے تھامے، دوسرے ہاتھ سے ٹیبل پر موجود سیل فون پکڑا۔ اسکرین روشن کی، کسی انجان نمبر سے میسج تھا۔ شانزے نے میسج اوپن کیا، پھول سی نازک لڑکی کے لیے اس کے جنم دن پر پھولوں کا تحفہ، اس شخص کی طرف سے جس کی دل کی وہ ملکہ بن بیٹھی ہے اور اپنی ہی ملکیت سے بے خبر ہے۔ شاید یہ تمہارے لیے میری طرف سے پہلا اور آخری گفٹ ہوگا، ایک حقیر سا نذرانہ، ہو سکے تو قبولیت کا شرف بخش دینا اسے۔ سامنے نہیں آنا چاہتا، ڈرتا ہوں، اظہار محبت نہیں کرنا چاہتا، خوف زدہ ہوں، تمہارے انکار سے بھی، تمہارے اقرار سے بھی، کہ تمہارا انکار میں برداشت نہ پاؤں گا اور تمہارا اقرار زمانہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے اب یہی قصد کیا ہے، خاموشی سے تمہیں میں چاہوں گا، اس چاہت میں مر جاؤں گا، پر سامنے میں نہ آؤں گا، نہ پیار کبھی جتلاؤں گا، تیری عزت دل میں یوں ہے نہ بدنام تجھے کر پاؤں گا، چپ چاپ یوں ہی رہ جاؤں گا، قسمت سے مات میں کھاؤں گا۔ فرام وائی۔ میسج ختم ہو چکا تھا، لیکن شانزے الجھی سی کسی سوچ میں ڈوبی ابھی تک موبائل ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔